वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कवर किए थे। हमने वो अकॉर्डिंगली जो नितिन सिंघानिया बुक है अकॉर्डिंगली हमें उसी तरीके से वो पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टैक्सेस। टैक्सेस भी हम एज पर जो नितिन सिंघानिया बुक है प्लस हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी रखे हैं ताकि आपका जो टॉपिक है ईजी हो जाए और जो इन डेप्थ जो है आपके लिए कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टैक्सेस के रिलेटेड। तो दोस्तों, जो टैक्सेस होते हैं मेनली दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अगर आपके सिलेबस में हो गई या टैक्सेस भी कह सकते हैं हम। तो मेनली दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत ही इजी है। हम बेसिक से समझेंगे आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं कि जिस इंसान पे, जिस इंडिविजुअल पे ये लग जाते हैं, जिस पे इम्पोज हो जाते हैं, वो अपनी बर्डन दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता है, उसी को पे करना पड़ेगा। यानी कि आसान भाषा में समझे तो अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो वो अगर आपके ऊपर इम्पोज होता है कोई भी डायरेक्ट टैक्स, वो आपको ही पे करना पड़ता है। आप ये बर्डन किसी और पे नहीं डाल सकते हैं। ऐसा टैक्स जिस पे आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके। और दूसरी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां पर आप अपनी बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, यहां पर एक साबुन बनाने सोप मेकिंग कंपनी है, सोप मेकिंग फर्म है। यहां पर अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाता है तो ये क्या करता है, फर्म वापस प्राइस का इंक्रीज करती है, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है इंक्रीज करती है। अल्टीमेट जो बियरर होता है टैक्स का वो कंज्यूमर होता है, यानी कि कंज्यूमर ही जो एडिशनल टैक्स है वो पे कर रहा है। यहाँ पर जो टैक्स है कंपनी पे लगा है, सोप मेकिंग फर्म पे लगा दिया, लेकिन बर्डन जो है इस कंपनी ने अपने प्राइसेस में इंक्रीज करके जो बर्डन है शिफ्ट किया है कंज्यूमर पे। जहां पर आप टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यहां तक क्लियर है, बहुत ही इजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये इफेक्ट करता है किसको, इन्फ्लेशन को। अगर जितना ज़्यादा टैक्सेस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा डायरेक्ट टैक्स, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा, डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। उससे क्या है, इन्फ्लेशन पे ये इफेक्ट करेगा। और यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये में प्रमोट इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है, प्रमोट इन्फ्लेशन होता है। डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, यहाँ इन्फ्लेशन नहीं होती है, रिड्यूस होती है इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, इट में प्रमोट इन्फ्लेशन, इनडायरेक्ट टैक्स में प्रमोट इन्फ्लेशन। ओके, किस तरीके से, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है किसी फर्म पे, किसी भी कंपनी पे, तो वो प्राइसेस को इंक्रीज करती है, इट में प्रमोट इन्फ्लेशन। ये दो पॉइंट्स हैं, आपके लिए ये आसान बन जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो डायरेक्ट टैक्स ही रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत ही बड़ा है। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपके सामने डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। इनकम टैक्स जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्ट टैक्स का, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है डायरेक्ट टैक्स का। इसी तरीके से तीसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है मिनिमम अल्टरेट टैक्स है। ये सभी और सभी जो है नितिन सिंघानिया के बुक में ऑलरेडी कवर है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने दिया है। चौथा है आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। फ्रिंग बेनिफिट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और प्रोफेशनल टैक्स है। ये सभी के सभी जो है डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली ये जो 9 है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं कि जो नितिन सिंघानिया बुक ने ये कवर किस तरीके से किया है। नितिन सिंघानिया की बुक, सॉरी, ये रहा आपका नितिन सिंघानिया बुक पे जो डायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर क्या है। जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ये ऊपर जो मैंने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। ये टैक्स को शिफ्ट नहीं कर, टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पे लगा है वही पे करेगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो टैक्सेस है, इसने भी डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से, मिनिमम अल्टरेट टैक्स, ये सभी हमने ऊपर देख लिया। कुछ यहाँ पर विड्रा हो चुके हैं, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये विड्रा हो चुका है 2020 में। इसी तरीके से वेल्थ टैक्स ये भी एबॉलिश हो चुका है 2006 में। प्रोफेशन और भी ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल जो पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टैक्स का वो है इनकम टैक्स। इसको आज हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से।
इनकम टैक्स। सबसे पहले हम नज़र देते हैं पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, जो नितिन सिंघानिया की बुक में लिखा गया, उन्होंने क्या लिखा है। ओके, पहला टॉपिक है, हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स। ओके, तो दोस्तों पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको, इनकम टैक्स इट इज गवर्नड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इट इज लिवेड ऑन इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली होती हैं जिसके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जो कि बड़ा परिवार होता है, उन पे भी ये लगता है। पार्टनरशिप फर्म्स पे लगता है, एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा। ओके, ये तो बहुत ही इजी बात होगा। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इट इज लिवेड ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे टैक्स लगता है, क्योंकि अगर आपकी मैं इस छोटी सी एग्जांपल, अगर आपका जो इनकम है 1,000 रुपया है, तो ये इस सभी के सभी इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस देती है, कुछ एग्जेप्शंस देती है। सपोज के तौर पर आपकी जो गवर्नमेंट ने डिडक्शंस दी है 100 रुपया पे, 100 रुपये आपकी डिडक्शंस है। आगे मैं बताऊंगा ये डिडक्शंस में कौन कौन से आते हैं। तो आपका जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 900 पे, इस पे आपको टैक्स लगेगा। ओके, ये रहे आपके इनकम टैक्स डिडक्शंस। दोस्तों यहां पर हमने क्लियरली आपके सामने रखा है टैक्स डिडक्शंस। ओके, पहले ये समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 80 में जो डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन जो स्कीम्स है, जो यहाँ पर दिए गए स्कीम्स हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रहा, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन है, इसी तरह नेशनल पेंशन सिस्टम है, ट्यूशन फीस वगैरह, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, इस पर खर्चा किया है, कुछ भी रकम आपने खर्चा किया है, तो वो आप उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स डिडक्शन में आता है। सब एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आपका जो 1,000 रुपया जो आपकी इनकम है टोटल, तो उसमें आपने 20 रुपया जो है खर्चाया है किसी पब्लिक क्या कहते हैं इसे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 20 रुपीज़ आपने खर्चाया है। ओके, तो फिर आपने जो है सेक्शन जो 80D में है, डिडक्शन फॉर प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें भी आपने 20 रुपीज़ खर्चा है। आपने इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन आपने लिया है, तो उस पर आपने खर्चा किया है। ओके, इंटरेस्ट उसने दिया, आपने भी 20 रुपीज़ दिया। टोटल ये जो रकम है ये डिडक्ट करके ये बन जाता है 60 रुपीज़। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी कितनी, 940। इस पे आपका जो है टैक्स लगेगा। तो ये समझाने के लिए है, बाकी ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट थे, आपको याद होने चाहिए कि किस कितने सारे डिडक्शंस हैं आप में। ओके, तो दोस्तों जो नितिन सिंघानिया बुक पे जो टैक्स स्लैब है वो ओल्ड टैक्स स्लैब है। फिलहाल लेटेस्ट जो 2023 में हाल ही में आई है, तो वो हम उस पर सबसे पहले देखेंगे। हम नितिन सिंघानिया बुक के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक नज़र जो इम्पोर्टेंट है वो हम देंगे, जो लेटेस्ट जो टैक्स स्लैब है उस पर देखते हैं। दोस्तों ये रही आपकी जो लेटेस्ट टैक्स स्लैब है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो जिसकी भी इनकम 0 to 3 लाख तक है, 3 लाख तक जिसकी भी इनकम है उस पर ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, उसके अब जिसकी भी 3 लाख से ऊपर इनकम जाती है अप टू 6 लाख तक, यानी कि 3 लाख का इसका जो है टैक्स देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 5% के हिसाब से इसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, जिसकी भी टैक्स जो है 6 लाख से अप टू 9 लाख तक हो जाती है, उसकी जो टैक्स है 10% है अकॉर्डिंगली। और जिसकी 9 to 12 लाख हो जाती है उसके 15% देने पड़ते हैं। और जिसके 12 से अबो हैं अप टू 15 लाख, उसको 20% देना पड़ता है टैक्स। ओके, जिसको अबो 15 लाख है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये रही लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट है टैक्स स्लैब है, लेटेस्ट। फिलहाल हम जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसकी तरह चलते हैं, जो कि नितिन सिंघानिया बुक पे मेंशन है। 2.5 लाख तक कोई भी 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है, यहाँ पर याद रखना, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर जो है आपके जो 2.5 लाख पे जो 5% जो है इनकम टैक्स लग जाता है। ओके, उसके बाद जो 5 लाख से 10 लाख तक आपकी इनकम है वहाँ पर अकॉर्डिंगली 20% 10% लगता है, फिर 30% लगता है। तो ये आप टैक्स स्लैब याद करना, क्योंकि ये चेंज होती जा रही हैं आपके लिए, उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये करंट बेस्ड है, ये चेंज होते जा रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं दोस्तों वो है यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब रिबेट का मसला है यहाँ पर, अगर आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से
5 लाख, अगर आपकी 5 लाख इनकम है तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख पे आपका 5% जो है टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500, 12,500 आपका जो है टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से यानी कि 5 लाख से 1 रुपया भी कम है तब आप टैक्स नहीं तब आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिलता है। ओके, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 4,09,99 है तब आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिलता है। तो ये याद रख लेना, आपको रिबेट मिलता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी 5 लाख हो गई है टैक्सेबल इनकम, या 5 लाख और 1 रुपया हो गया है, तब आपको 2.5 लाख पे 2.5 लाख जो अमाउंट है उस पे ऊपर 5% के हिसाब से देना पड़ेगा टैक्स। ओके, ये चीज़ें याद रख लेना, बहुत ही ईजी है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्या क्या है यहाँ पर। फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 to 80 ईयर्स के बीच है, देयर इज नो टैक्स अप टू 3 लाख तक उनके ऊपर टैक्स नहीं है। अब न्यू जो स्लैब आई है उसमें भी हर एक को जो है 3 लाख तक छूट मिलती है। लेकिन जो ये स्लैब के 2021-22 की जो 21 की स्लैब है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन जो है 60 to 80 उनके ऊपर 3 लाख तक छूट है। ओके, इसी तरह फॉर सीनियर सिटीजन जो है उनके ऊपर 80 ईयर तक जो है, जो जिनकी एज 80 ईयर तक है, उनके ऊपर 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, और ये जो मैंने आपको समझाया है कि रिबेट किस तरीके से दिया जाता है, 12,500 का जो रिबेट मिलता है आपके ऊपर। और इम्पोर्टेंट टैक्स हैं वो है सेस, एजुकेशनल एंड हेल्थ सेस, जो कि हर एक को देना पड़ता है, वो है 4%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, MCQ डायरेक्टली आ सकता है कि एजुकेशनल सेस कितना देना पड़ता है, वो है 4%। ओके, और उसके उसके बाद यहाँ पर है मेंशन सरचार्ज किसे कहते हैं। सरचार्ज जो है 50 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है उसको सरचार्ज देना पड़ता है। पहले थोड़ा सा यही कंसेप्ट समझते हैं, सरचार्ज वगैरह। देखो मेनली जो है 3 तरह के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो इनकम टैक्स में आपको समझने हैं। एक तो होती है स्लैब रेट, दूसरा होता है सेस, तीसरा होता है सरचार्ज। ओके, अब स्लैब रेट उसको कहते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी 1 लाख से कम इनकम है, बहुत सारे लोग 1 लाख के ऊपर, कोई किसी की इनकम 4 लाख, किसी के ऊपर 10 लाख, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं। तो उनके ऊपर जब टैक्स हम लगाते हैं, एक स्लैब बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्लैब रेट। ओके, अगर यूनिफॉर्म इनकम ग्रुप होती कंट्री में, यूनिफॉर्म इनकम ग्रुप होती कंट्री में, तो उनके ऊपर उनको कहते हैं फ्लैट रेट। उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, हम कहेंगे सारे जो कंट्री हैं जिनके ऊपर इतना से इतना इनकम है जो भी हैं, तो उनके उस टाइप के स्लैब को कहते हैं फ्लैट रेट, सबके लिए जो सेम होता है। ओके, उसके बाद होता है सेस। सेस जैसे कि 4% है एजुकेशनल सेस, ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, यानी कि ये 4% जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एजुकेशनल सेस, ये एजुकेशनल सेस कलेक्ट करने के बाद ये एजुकेशन पे ही खर्च होता है। एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये यूज़ होता है और स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही काउंट ये जो है इसके इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो उसके बाद है सरचार्ज। सरचार्ज जो है टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, दोनों टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन फर्क सिर्फ ये इतना है कि जो सेस है ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। एजुकेशनल सेस जैसे हेल्थ सेस हो गया, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम इसको जो है लिवे करते हैं और खर्च भी उसी पर्पज के लिए करते हैं। ओके, लेकिन सरचार्ज जो है ये किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है। जैसे इंडिया में 50 लाख के ऊपर जो है जिसकी इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, जिसकी इनकम हाई इनकम ग्रुप होगी उस पर ऊपर सरचार्ज लगता है, लेकिन इसका कोई पर्पज स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कोई भी सरचार्ज जिसकी इनकम है किसी भी पर्पज के लिए यूज होता है। ओके, एट एनी पर्पज, ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है सेस। ये 3 चीजें हैं जो कि आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही कंसेप्ट्स हैं नितिन सिंघानिया बुक में आराम से समझाया, एक एक पॉइंट करके समझा है। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक हमने समझा है। 4% से सरचार्ज भी हमने देखा है कि 50 लाख के ऊपर उसके ऊपर जो है सरचार्ज लगता है। उसके ऊपर जो है यूनियन जो बजट है वहाँ पर आप ये, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, आप जो करंट बजट है वो आप देख लेना क्या क्या है उसमें। ओके, थोड़ा सा नीचे जाते ही ये हमने कवर कर लिया है। अब ये पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे जो इनकम टैक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो हमने आज इस वीडियो में कवर किया है।
बेस्ड ऑन नितिन सिंह खानिया की बुक के हिसाब से। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।